नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक पहल जो गलत थी। उम्र के 70 दशक पार कर चुकी अरुणा देवी आजकल बड़े ही आनंद में अपना जीवन व्यतीत करने लगी हैं। उनके पति कमलेश जी कभी सरकारी मुलाजिम थे, अब सेवानिवृत्त होकर अपने बच्चों के साथ परम सुख तथा आनंद में समय बिताते हैं और अपने एरिया में सीनियर सिटीजनशिप ग्रुप में अपना योगदान देते हुए सभी के लिए कल्याणकारी कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे में कभी कभी अरुणा देवी भी उनके कार्यों में सहयोग करते हुए घर घर घूमने निकल जाती हैं, क्योंकि घर की किसी भी तरह की चिंता उनको नहीं है। अरुणा देवी के 3 बच्चों में से दोनों बेटियों की शादी करवा दिए और ससुराल भेज दिए, जहां वह लोग अपने परिवार के साथ खुश हैं। बेटा मयंक और बहू अंकिता दोनों ही सुबह अपने कामकाज से निपटकर अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। बेटा मयंक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है, तो बहू अंकिता एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है। पोता पोती दोनों सुबह तैयार होकर स्कूल को निकल जाते हैं। ऐसे में सुबह के समय अक्सर अरुणा देवी उन सभी को अपनी तरफ से समुचित मदद करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद घर के कामकाज का जिम्मा अरुणा देवी के ऊपर है। ऐसे में जब चाहे घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी शाम के वक्त घूम फिरकर अपने लोगों से मिलना जुलना उनके रोज के काम में शुमार है। कभी कभी उन्हें अपनी भतीजी की भी याद आती है कि कभी उसके घर में जाकर मिल आए, परंतु नहीं जाना होता तो फ़ोन पर बात कर लेती है। फिर भी भतीजी अंजना हमेशा यही शिकायत करती रहती है कि आपने तो आजकल हमारे घर में आना ही छोड़ दिया है, लगता है कि हमसे नाराज़ हैं। जवाब में अरुणा देवी कहती है, नहीं रे, मैं भला तुझसे क्यों नाराज़ रहूं, मुझे समय नहीं मिल पाता। जब भी सोचती हूँ कोई ना कोई काम से अटक जाती हूँ। एक तो सुबह शाम ही समय मिल पाता है, तो सोचती हूँ कि तू तो दोनों समय व्यस्त रहती है, कब तुझसे मिलने आऊँ। मैं मिलने को आऊँगी तो तेरे भी व्यस्त समय में तुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे में सोचकर नहीं आ पाती हूँ। अरुणा देवी ने अपनी ही भतीजी अंजना को लेकर सोचते हुए अरुणा देवी बहुत भावुक हो जाती है। अंजना अपने माता पिता तथा परिवार में सभी की बहुत प्यारी थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चतुराई में भी बहुत अव्वल रही। ऐसे में घर के सभी लोगों ने हमेशा उसे सिर पर उठाकर रखा और समय के साथ साथ अंजना जिद्दी प्रवृत्ति की होने लगी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर किसी को भला क्या कहें। ऐसे में कभी कभी अपने भाई गोविंद तथा उसकी पत्नी कामिनी को कहती है, अरे कामिनी, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने कहीं गलत तो नहीं कर रहा। बेटी अंजना को लाड़ प्यार करना एक बात है, पर उसकी हर जिद के आगे विवश हो जाना अलग बात है। अगर तुम उसकी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते रहोगे तो ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि कल को समय के साथ साथ उसकी शादी ब्याह करवा कर ससुराल में भेजना होगा। ऐसे में वहाँ का माहौल कैसा होगा कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें सदा इस बात का ख्याल रखना होगा कि कभी ना कभी बेटी की शादी करवाकर ससुराल में भेजना होगा। अगर अभी से ही उसकी आदत बिगड़ गई तो कल को न केवल उसे बल्कि तुम लोगों को भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समय के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करते हुए अंजना बड़ी हो गई। अंजना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है। उसके ऊपर एक बहन और एक भाई है। सबसे छोटी होने के कारण तथा देखने में सभी की तुलना में खूबसूरत होने के कारण सभी परिवार वालों की बहुत ही चहेती बनती गई। गोविंद तथा कामिनी का परिवार मूल रूप से एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। गोविंद अपने भाइयों में सबसे छोटा है। उसके बड़े 4 भाई बहन और हैं, जिनमें से एक अरुणा देवी है।
गोविंद भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण जहाँ सभी भाई बहन तथा भाभियाँ उसे तथा उसकी पत्नी कामिनी को खूब प्यार करते हैं, वहीं उसकी बेटी अंजना को भी बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो प्यार अरुणा देवी भी करती हैं, परंतु कुछ कुछ तरीका उन्हें खटकता है। अक्सर अंजना अपनी बुआ जी की बातों से दुखी हो जाती है और अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है, बुआ जी तो हमेशा ही हमारे परिवार में आकर दखलंदाजी करती रहती है। सभी लोग मुझे प्यार करें यह उन्हें पसंद नहीं आता, मानो उनके मन में ईर्ष्या हो रही है। जवाब में माँ कामिनी देवी अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहती है, अपनी बुआ जी को लेकर ऐसी बातें नहीं करते, यह हमारे लिए सम्माननीय है और कोई गलत थोड़े ही कह रही हैं, यह तो अपने अनुभव से कहती हैं। ऐसे में उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। पर अंजना है कि दिन ब दिन बुआ जी की बातों को लेकर मन ही मन असंतोष प्रकट करती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजना बड़ी हो गई और उसकी शादी की तैयारियां होने लगी। ऐसे में कई दिनों तक बहुत से रिश्ते आते रहे, परंतु उनमें से अंजना को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। असल में देखने में औरों की तुलना में खूबसूरत होने के कारण उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, जो अंजना किसी से खुलकर कह भी नहीं पाती। इस पर भी बुआ जी की बातें अंजना को अच्छी नहीं लगी। एक रोज़ अरुणा देवी कहने लगी, इतने सारे अच्छे अच्छे रिश्तों में से उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आएगा। मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब पहले से ही किसी और लड़के से दिल लगा बैठी है तो कोई और लड़का पसंद कैसे आएगा। अपनी बुआ जी की इन बातों से अंजना बहुत चिढ़ जाती है, परंतु अंजना ज़्यादा दिनों तक अपनी प्रेम कथा को दबा कर नहीं रख सकी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती चली गई। एक तरफ जहाँ उसकी उम्र बढ़ती चली गई, वहीं उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे। वहीं अपनी जात बिरादरी से अलग कुलदीप से प्यार कर बैठी। अब यहाँ पर अंजना के घर वाले आपत्ति जताने लगे। आपत्ति तो कुलदीप के घर वाले भी जताने लगे, क्योंकि अपनी जात बिरादरी से अलग किसी और लड़की को अपने घर की बहू बनाने को कुलदीप के घर वाले राजी नहीं होते हैं। ऐसे में बड़ी लंबी खींचतान चलती रही और ऐसी ही खींचतान के बीच अचानक एक रोज़ अंजना अपनी आत्महत्या करने की धमकी देते हुए अपने घर वालों को कहती है कि अगर कुलदीप के साथ मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी और अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। ठीक उसी प्रकार कुलदीप को भी कहती है, अगर तुम्हारे घर वाले मुझे बहू मानने को राजी नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और मरने से पहले तुम और तुम्हारे घर वालों के नाम पर दोष देकर नोट लिख कर जाऊँगी, ताकि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम और तुम्हारे परिवार के सभी लोग जीवन भर जेल में ही बिताओगे। अंजना की धमकी के कारण उसके माता पिता तथा कुलदीप के घर वाले अंजना और कुलदीप की शादी करवाने को राजी हो गए। फिर एक रोज़ बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है, परंतु अंजना अपने आप को ससुराल में खुश महसूस नहीं करती। उसे सदा लगने लगा कि ससुराल वाले उसके ऊपर तरह तरह की पाबंदी लगा रहे हैं, जो उसके निजी जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए बाधा उत्पन्न करते जा रहे हैं। ऐसे में 2-4 रोज़ बीते नहीं कि अंजना अपने ससुराल वालों के साथ बुरा बर्ताव और झगड़ा फसाद करने लगी। बात बात पर अपने ससुर जी तथा जेठ जेठानी से उलझना और झगड़ा करना उसकी रोज़ की प्रवृत्ति बन चुकी है। यहाँ तक कि एक रोज़ कुलदीप की छोटी बहन से भी मारपीट करने लगी, जिस कारण से अंजना के ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए और किसी भी तरह से 2-3 महीने गुजरे कि एक रोज़ कुलदीप के घर वाले कुलदीप के कमरे से सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, अब देख कुलदीप, हम लोग
क्यों तेरी शादी ऐसी लड़की से करवाना नहीं चाह रहे थे। हर रोज़ किसी न किसी बहाने झगड़ा फसाद करना तो उसका स्वभाव है। हमें ऐसी बहू की आवश्यकता नहीं है। तूने शादी की है तो अब तू ही संभाल, जहाँ मर्जी उसके साथ रह ले, पर ऐसी बहू हमारे घर में नहीं रहेगी। हम लोग अपने आप को तसल्ली कर लेंगे कि हमारे बेटा बहू नहीं है। ऐसे में अंजना मन ही मन सोचने लगी, अब तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। अंजना अपने पति कुलदीप को लेकर अपने मायके में चली जाती है और वहाँ पर रहने की कोशिश करती है, परंतु अंजना के माता पिता अपनी बेटी को 2-4 दिन से ज़्यादा अपने साथ रखने से इनकार करते हैं। ऐसे में अंजना के पास किसी और जगह पर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा और अपने पति कुलदीप के साथ अलग से किराए के मकान में रहने लगी, जो कुलदीप के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है। समय के साथ साथ अंजना और कुलदीप के जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। ऐसे में प्रवाहमान समय में उसका घर परिवार भी बड़ा हो गया। अंजना के बच्चे भी अपनी अपनी राह पर चल दिए। बड़े दिनों के पश्चात अरुणा देवी सुबह के समय टहलते टहलते अपनी भतीजी अंजना के घर चली गई। उनको अपनी भतीजी को कुछ खबर देनी थी, तो सोचा ये टहलते टहलते पहुंच जाऊं और खबर भी सुनाकर आ जाऊंगी। वैसे तो अब फ़ोन का ज़माना है, फिर भी सामने से उसका हाल चाल भी पूछकर आ जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। वहाँ पर पहुंचकर देखा कि भतीजी अंजना बहुत परेशान है और अपने पति पर बिगड़ते हुए उससे झगड़ा कर रही है। ऐसे में वह अपनी आदत के कारण अपनी बुआ को देखकर भी अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी और अपनी बुआ के ऊपर ही बिगड़ने लगी। आश्चर्य व्यक्त करते हुए अरुणा देवी कहने लगी, अरे अंजना, तुझे क्या हो गया है? तू सुबह सुबह इतना क्यों बिगड़ रही है? क्या बात है? पहले तो तू शांत होकर बैठ जा, फिर बात करेंगे। तेरी बहू कहाँ गई? जवाब में और भी झुंझलाते हुए अंजना कहती है, और कहाँ जाएगी? वह तो साल भर हो गई है कि पिंटू के साथ अलग रहती है। यहाँ पर झगड़ा फसाद होने के बाद पिंटू अपनी पत्नी को लेकर अलग से फ्लैट लेकर रहने लगा। इतने में आश्चर्य व्यक्त करते हुए अरुणा देवी कहती है, इसी शहर में ही तो रहता है ना, फिर भी तुमसे अलग रहता है? जवाब में अंजना कहती है, हाँ, 2 किलोमीटर की दूरी पर ही तो रहता है, फिर भी हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, तो हम क्या करें? अब देखो, घर में इतने सारे कामकाज है, मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? बातों बातों में अरुणा देवी कहती है, तेरी तो 3 बेटियां हैं, उन्हें कुछ दिन के लिए बुलाकर अपने पास रख सकती है। उन्हें बुला लिया कर, ताकि कभी कभी तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। काम वाली तो रखी है ना? अंजना कुछ देर चुपचाप रहकर कहने लगी, अब किस किस को बुलाऊं? दीप्ति को बुलाऊं तो उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बच्चों की छुट्टी होने पर आती है, ज़्यादा समय के लिए थोड़े ही आ सकती है। प्रीति, उसका भी वही हाल है, और ममता का तो क्या बताऊं, अभी उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत परेशान रहती है, उसकी देखभाल करने वाले भी कोई नहीं है। ऐसे में अरुणा देवी कहने लगी, ऐसी अवस्था में ममता अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? जवाब में अंजना कहती है, पता है, ममता के सासू माँ तो बहुत झगड़ालू किस्म की है, हमेशा बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, तो वहाँ ममता थोड़े ही रह सकती है। परेशान होकर उसने अलग रहने का निश्चय कर लिया। जवाब में अरुणा देवी कहने लगी, जब ममता अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती है तो उसे तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी ना। देख अंजना, तू कुछ भी कहे, पर तेरी बेटियां और बहू सारे तेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में किसी को दोषी ठहराने से क्या लाभ? यह तो होना ही था। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। अरुणा देवी धीरे से उठते हुए वहाँ से चल पड़ी और रास्ते में चलते चलते अपने ही मन में कहने लगी, अंजना, तुम कौन सा कम हो? तुम हमेशा घर में अपने पति संग झगड़ा फसाद में लगी रहती थी। तुम्हारी माँ को तो हम जानते हैं, जो हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति की रही।
तुम्हारी माँ तुम्हारे जरिए तुम्हारे ससुराल में झगड़ा फसाद करवाकर तुम्हारे परिवार को तोड़ती हुई कुलदीप को अपने परिवार से अलग कर दिया। महीना भर भी तुम अपने ससुराल में नहीं रही। तुमने भी अपनी बेटियों को वही सब सिखाया है। आज दीप्ति, प्रीति, ममता को भी तुम यही सब कुछ सिखा रही हो। उनका बसा बसाया घर तोड़कर बाप बेटे को माँ बेटे से अलग करवाया है। उनको ससुराल वालों से अलग रहने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। अब तुम कहती हो कि पिंटू क्यों अपनी बीवी मुक्ता को लेकर अलग रहता है। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बेटे पिंटू भी ऐसा कर सकता है, पर उसने तो तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। अब वह भी तुम्हारे ही द्वारा दिखाए पथ पर चल रहा है, जो अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। रोज़ सुबह जब अंजना अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है तो बहुत परेशान होती है। हालांकि उसके पति कुलदीप उसे बहुत मदद करते हैं, फिर भी वह अपने पति पर बिगड़ती रहती है। ऐसे में जब पिंटू और उसकी पत्नी मुक्ता की बात निकल कर सामने आती है तो कुलदीप जी कहते हैं, अच्छा हुआ कि पिंटू अपनी बीवी को लेकर चला गया। तुमने ही तो उन्हें रास्ता दिखाया है। तुम जरा अपने बीते हुए दिनों को याद करके देखो। हमारी शादी के पश्चात तुमने हमारे घर में कितने उधम मचाए थे। रोज़ मेरे माता पिता और भाई भाभीियों से झगड़ा करती थी। मेरी छोटी बहन से मारपीट करती थी। तुम्हारा एकमात्र मकसद था कि हमारे माता पिता से अलग रहना, और तुम झगड़ा फसाद करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो गई। उस दिन को याद करो। मैं तो फिर भी अपने घर में कभी कभी चला जाता था, पर तुम कभी नहीं गई। उल्टा उनका नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती थी। तुम वह दिन भूल गई। कुलदीप जी कुछ देर रुककर फिर से कहने लगे, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है। फिर अपनी बेटियों को भी तुमने वैसा ही सब कुछ सिखाया है। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे भी दिन आएंगे। तुम हमेशा लड़ने के मूड में रहती थी, झूठ मूठ हमारे घर वालों से झगड़ा करती थी। मैं तुम्हारी तरफ देखते हुए कुछ नहीं कह सका। उल्टा मैं तुम्हारे समर्थन में खड़ा होकर उनसे ही उल्टा सीधा कहा करता था। अब देखो पिंटू अपनी बीवी मुक्ता को लेकर घर से चला गया है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे भी ऐसे दिन आएंगे। बातों बातों में कुलदीप जी कहने लगे, ममता की सासू माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने जानबूझकर ममता को, दीप्ति को और प्रीति को उटपटांग सिखाया और उनके घर में झगड़ा फसाद करवाकर उन्हें अलग करवा दिया। अब तुम्हारी सारी बेटियां ससुराल से अलग रह रही हैं। वह लोग खुद कितनी परेशान रहती है, और अब आज तुम्हें भी देखकर लोग हंसेंगे। चाची जी आई थी ना, उन्हें तो मालूम है ना कि तुमने किस प्रकार से हमारे घर में हमेशा झगड़ा फसाद किया, और तुम्हारे ही कारण मुझे अपने परिवार से अलग रहने को मजबूर होना पड़ा। कहते हैं ना कि बीज बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। अब तुम पिंटू और उसकी बीवी से हमारे साथ यहाँ पर रहने की उम्मीद कैसे कर सकती हो। तुम्हें तो अपने कर्मों की सज़ा जरूर भुगतनी होगी। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पर तुम तो हमेशा उन्हें बहकाती रहती हो ताकि उनका घर संसार टूट जाए। हमारी बेटियों को अलग से रहकर बच्चों को पालने में कितनी कठिनाई हो रही है, पर तुमने उन्हें ऐसी शिक्षा दी है कि उन्हें अलग रहकर अपने बच्चों को पालना पड़ रहा है। अपने बच्चे दादा दादी, चाचा चाची से अलग रहते हैं, जैसे कि हमारे दीप्ति, प्रीति, ममता और पिंटू के साथ हुआ है। उन्हें किसी का भी प्यार नहीं मिला, केवल तुम्हारे ही कारण। अब देखो तुम्हारे सारे बच्चों के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। उनके बच्चे भी अपने दादा दादी को नहीं पहचान पाएंगे। यह सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पिंटू ने अच्छा ही किया है, मुक्ता को लेकर अलग से रहता है। तुमने तो हमेशा अपने ही बारे में सोचा है, किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुमने हमेशा दूसरे का घर तोड़ने का काम किया है। अब देखो तुम्हारा घर भी टूट गया है। अंजना गुस्से से लाल पीली होती जा रही है, पर कुछ कर नहीं सकती।
अंजना के घर में एक बाई आती है जो सुबह का सारा काम कर देती है और फिर अपने घर चली जाती है, जिससे अंजना को दिन भर के काम में बहुत मदद मिल जाती है। बाकी के बचे काम करने में उसे आसानी होती है। पर लगभग 15 दिन हो गए कि वह अपने घर गई है। गांव में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जाते समय कहकर गई थी कि 10 दिन में वापस आ जाएगी, पर 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई है। अंजना को शंका है कि वह यहाँ का काम छोड़ देना चाहती है। ऐसे में वह अपने पति को कहने लगी, यह रेणु भी कहाँ मर गई है, वह तो फ़ोन भी नहीं उठाती, कम से कम पता तो लगे कि कब आएगी। ऐसे में कुलदीप जी कहने लगे, मुझे पता है कि वह फ़ोन नहीं उठाएगी, क्योंकि उसे भी तुम्हारे यहाँ काम करने में खुशी नहीं है। तुम हमेशा उसे डांट फटकार लगाती रहती हो। आज तक कम से कम भी 20 बाई हमारे घर से काम छोड़कर चली गई। वह यह भी मान लो कि चली गई है, और यही कारण है कि रेणु भी बहाना बनाकर चली गई है और कभी नहीं आएगी। यह सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। तुम्हारी पहल हमेशा ही गलत रही है। लोग हमेशा टूटे रिश्तों को जोड़ने की पहल करते हैं, पर तुम तो हमेशा जुड़े हुए रिश्तों को ही तोड़ने की पहल करती हो, जो सर्वदा गलत है। धन्यवाद।